गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। प्रीवियस क्लासेज में अपन ने बात की थी कि अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ऑफ एमआरएनए, यानी एमआरएनए का किस तरह से एक्सपोर्ट होता है, किस तरह से न्यूक्लियस में से जो एमआरएनए है वो कहाँ पर आता है, साइटोप्लाज्म में आता है। उसके लिए अपन ने 2-3 डायग्राम देखे थे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्सपोर्टिन हो रहा है, यहाँ पर अपन ने देखा था क्या, एक्सपोर्टिन अपन ने खुद भी बनाया था। यहाँ पर ये क्या है, एक्सपोर्टिन है। और यहाँ पर मेजर जो एक फैक्टर है एनर्जी के लिए, एक्सपोर्टिन और इम्पोर्टिन के लिए, एक्सपोर्टिन और इम्पोर्टेंट के लिए जो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन पूरी करता है, GAN। और GAN दो फॉर्म में होता है यहाँ पर, जैसे उसमें साइटोप्लाज्म में अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में अलग फॉर्म में। जैसे बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पर साइटोसोल है। यहाँ पर साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में जो लो होती है इसकी कंसंट्रेशन और रैन किस फॉर्म में होता है, GTP की फॉर्म में होता है। यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म में इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, लेकिन फॉर्म में किस में होता है, GTP की फॉर्म में। यानी रैन GTP की जो कंसंट्रेशन है वो लो होती है साइटोसोल में और हाई होती है कहाँ पर, न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में जो देखने को मिलेगा हाई रैन GTP। यहाँ पर देखें तो ये एक्सपोर्टिन का है, एक्सपोर्टिन में देखें तो यहाँ पर क्या है, एक एक्सपोर्टिन प्रोटीन है। और यहाँ पर रैन GDP किस में कन्वर्ट हो रहा है, GTP में। किसकी प्रेजेंस में, GEF, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज, यानी GEF फैक्टर के प्रेजेंस में GDP ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर जो कार्गो प्रोटीन है उसको क्या करवाना है, साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में इंपोर्ट करवाना है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करवाना है, साइटोसोल में क्या करवाना है, एक्सपोर्ट करवाना है। तो ये एक्सपोर्ट मैकेनिज्म है। यहाँ पर इसका जो स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होता है, सिग्नल होता है वो होता है NES, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल, ठीक है। यानी न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल, यहाँ पर कार्गो प्रोटीन के पास न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल होता है। ये तीनों क्या होते हैं, अटैच होते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्टिन पर सिग्नल होगा, वहाँ पर ये अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर ये GTP, और ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से होता हुआ है कहाँ पर चला जाएगा, साइटोसोल में चला जाएगा। और साइटोसोल में GAP के प्रेजेंस में ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इनका क्या ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ठीक है यार। साइटोसोल के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। इसकी जो वो देखे अपन, ये तो हो गया रैन GTP प्रोसेस। और बाकी जो रैन GTP के बाद में अपन देखें तो एक्चुअल में mRNA का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स या प्रोटीन्स क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट अपन देखें, ये है रैन साइकिल, ठीक है। यहाँ पर ये भी अपन ने बात कर ली थी। उसके बाद में ये कंट्रोल्ड है कि किस तरह से प्रोटीन इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे वो है क्या, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ऑफ mRNA। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ऑफ RNAs, ठीक है। यानी RNA का क्या होगा, अब एक्सपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट इज एन एक्टिव प्रोसेस। जो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कहां से ट्रांसपोर्ट होगा, न्यूक्लियस से कहां पर ट्रांसपोर्ट होगा, साइटोसोल में। और साइटोसोल में क्या होगा, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं कहां से, न्यूक्लियस से कहां पर, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में। यहां पर देखिए जो ये प्रोसेस होती है ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। यानी यहां पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ATP की रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिव प्रोसेस है। एंड स्पेसिफिक है, ठीक है। नॉट ऑल RNA आर ट्रांसपोर्टेड आउट, सभी के सभी RNA ट्रांसपोर्टेड नहीं होते हैं। ओनली दोज स्पेसिफाइड एंड मार्क्ड RNA ट्रांसपोर्ट, कुछ स्पेसिफाइड और मार्क RNA ही क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। किसके थ्रू, NPC के थ्रू, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू। कुछ mRNA ही यहाँ पर क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। None of the cytoplasmic RNA that are transported to cytoplasm return to the nucleus with certain exceptions such as fuse snRNA। यानी क्या कह रहा है कि जो साइटोप्लाज्मिक RNAs हैं that are ट्रांसपोर्ट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर
वापस में जो साइटोप्लाज्मिक आरएनए होते हैं वो साइटोप्लाज्म में वापस से आते हैं टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से विथ सर्टेन एक्सेप्शन सच एज फ्यूज एसएनआरएनए, यानी फ्यूज एसएनआरएनए वापस से साइटोप्लाज्म में नहीं आते, यानी कुछ का एसएनआरएनए का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राइबोसोम, टीआरएनए, एसएनआरएनए एंड अदर एनसीआरएनए एंड एमआरएनए इज हाईली रेगुलेटेड। ये सभी जितने भी टाइप के जो आरएनएस दे रखे हैं ये सभी क्या होते हैं, हाईली रेगुलेटेड होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, हाईली रेगुलेटेड होते हैं। नेक्स्ट अपन देखें इनके बारे में, द एमआरएनए इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। जो आरएनए है, एमआरएनए है, वो ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में, राइबोन्यूक्लिक एसिड सॉरी प्रोटीन, यानी आरएनपी। आरएनपी की फॉर्म में क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, आरएनपी। आरएनपी का मतलब क्या होगा, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। अब राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन यानी क्या होगा, आरएनए तो है ही, न्यूक्लियोटाइड है उसमें, उस न्यूक्लियोटाइड के साथ में कुछ स्पेसिफिक क्या प्रोटीन्स ऐड होंगी और वो प्रोटीन्स मिलकर क्या बनाएंगी, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। यानी आरएनपी की फॉर्म में क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है। सम आरएनए सच एज टीआरएनए, माइक्रो आरएनए, एडिनोवायरल आरएनए आर एडेप्टर इंडिपेंडेंट। यहाँ पर ये ध्यान रखना, कुछ आरएनए होते हैं वो क्या होते हैं, एडेप्टर इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिक एडेप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको ट्रांसपोर्ट वो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। देखो कुछ एमआरएनए होते हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं होते, जैसे एसएनआरएनए, ठीक है, साइटोसोल में ट्रांसफर नहीं हो रहा। ठीक है। दूसरा अपन बात करें, जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो भी कुछ ऐसे होते हैं जो एडेप्टर इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एडेप्टर डिपेंडेंट होते हैं, यानी एडेप्टर के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। विदाउट एडेप्टर उनका ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। इंस्टेड These are exportin dependent nuclear export of mRNA। वो क्या होते हैं, एक्सपोर्टिन डिपेंडेंट न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ऑफ आरएनएज होते हैं। यानी कुछ तो क्या होते हैं, जैसे टीआरएनए, माइक्रो आरएनए, एडिनो आरएनए, ये होते हैं एडेप्टर इंडिपेंडेंट। और दूसरे की बात करें अपन, जो एक्सपोर्टिन प्रोटीन्स के द्वारा क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। अदर आरएनएस की बात करें, जैसे आरआरएनए, एसएनआरएनए, वायरल आरएनए, एमआरएनए रिक्वायर अडेप्टर प्रोटीन। इनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, अडेप्टर प्रोटीन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अडेप्टर प्रोटीन यहाँ पर अपन नेक्स्ट यही अपन डिस्कस करेंगे कि कुछ एमआरएनए होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, अडेप्टर प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। कुछ होंगे जो अडेप्टर प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, अलोंग विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। और जो अडेप्टर प्रोटीन के ऊपर डिपेंड रहेंगे उनको किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स की क्या होगी, रिक्वायरमेंट रहेगी। विदाउट रिसेप्टर्स वो क्या नहीं कर पाएंगे, उन प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं हो पाएंगे। यानी पहले तो अपन ने क्या बात की कि वो अडेप्टर प्रोटीन्स, यानी अडेप्टर प्रोटीन्स के थ्रू क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। दूसरा किसकी बात की अपन ने, अडेप्टर प्रोटीन के साथ उनके पास स्पेसिफिक क्या होना चाहिए, रिसेप्टर होना चाहिए। जब रिसेप्टर्स ही नहीं होगा तो वो प्रोटीन के साथ बाइंड कैसे करेगा। ठीक है। फॉर द एक्सपोर्टेशन ऑन टू साइटोप्लाज्म थ्रू एनपीसी, किसके लिए, साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होने के लिए किसके द्वारा, एनपीसी के द्वारा। तो बात समझ में आई कि कुछ एमआरएनए ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अडेप्टर इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ एमआरएनए ऐसे होते हैं जो अडेप्टर डिपेंडेंट होते हैं और उनके साथ स्पेसिफिक क्या होते हैं, रिसेप्टर्स भी होते हैं। ठीक है। अब बात करें अपन जैसे कि अडेप्टर रिसेप्टर सिस्टम्स, किस सिस्टम की बात करें अपन, अडेप्टर रिसेप्टर सिस्टम्स की बात करें। ठीक है। अडेप्टर रिसेप्टर सिस्टम की बात करें तो अडेप्टर रिसेप्टर सिस्टम में क्या होगा, एक कंसिडरेबल नंबर ऑफ फैक्टर्स
including numerous mRNA binding protein, nucleoporins and ATPase RNA helicase have been implicated in the export of mRNA। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि अडेप्टर रिसेप्टर सिस्टम, यहाँ पर जो अपन बात करेंगे कि जो अडेप्टर के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है, उसमें अडेप्टर डिपेंड रहेगा तो उसके लिए रिसेप्टर्स भी चाहिए, तो वो सिस्टम अपन देख रहे हैं कि अडेप्टर रिसेप्टर सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। एक कंसिडरेबल नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे क्या नंबर ऑफ फैक्टर्स, इंक्लूडिंग न्यूमरस mRNA बाइंडिंग प्रोटीन, बहुत सारी mRNA बाइंडिंग प्रोटीन, न्यूक्लियोपोरिन्स and ATPase RNase helicase have been implicated in the export of mRNA। mRNA के एक्सपोर्ट कराने के लिए इन सभी चीज़ों की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। स्टडीड इन द यीस्ट एंड मेटाजोन्स, किसकी स्टडी की गई है, यीस्ट और मेटाजोन की स्टडी की गई है। हैव रिवेलेटेड सेवरल हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन नोन एज न्यूक्लियर एक्सपोर्ट फैक्टर, यानी बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियर एक्सपोर्ट फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर स्टडी की गई है किसकी, यीस्ट की और मेटाजोन की। उनके अंदर देखा गया था कि बहुत सारी जो कंजर्व्ड सीक्वेंस है, बहुत सारी क्या कंजर्व्ड सीक्वेंस है या कंजर्व्ड प्रोटीन है, उनको क्या कहा गया है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट फैक्टर, ठीक है, विच आर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड फॉर mRNA एक्सपोर्ट। और mRNA एक्सपोर्ट के लिए वो क्या होती है, स्पेसिफिक रिक्वायर्ड होते हैं NXF। ये ध्यान रखना, अभी अपन डायग्राम बनाएंगे तब अपन बात करेंगे किस तरह से NXF यानी न्यूक्लियर एक्सपोर्ट प्रोटीन, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट फैक्टर किस तरह से जो mRNA का एक्सपोर्ट होता है, mRNA का जो एक्सपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसके अंदर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने बात की किसकी, कि स्पेसिफिक क्या है, NXF की क्या होती है, जिनके बारे में डिस्कवरी की जा चुकी है, उनके बारे में नॉलेज है कि ये क्या करते हैं, एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। द बेस्ट कैरेक्टराइज्ड फैक्टर ऑफ NX फैमिली इज द सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी प्रोटीन MEX67P, यानी जो NXF फैमिली है, यानी NXF की बात करें, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो उन फैक्टर्स में जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, ठीक है, उसकी एक प्रोटीन्स के बारे में बात की जाएगी यहाँ पर NEX67P, यानी एक क्या है NEX67P क्या है, NXF है। NXF67P डू नॉट बाइंड द GTPase, ये बाइंड नहीं होता है किसके द्वारा, GTPase के द्वारा बाइंड नहीं होता है, GTPase रन बट प्रेजेंट द मेन फीचर्स ऑफ mRNA एक्सपोर्ट रिसेप्टर। लेकिन ये जो GTPase है वो mRNA एक्सपोर्ट रिसेप्टर्स में ये मेन फीचर्स क्या करता है, मेन रोल प्ले करता है। एज दे सुटल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इंटरेक्ट विथ FG न्यूक्लियोफोरिन, किसके साथ इंटरेक्ट करता है, FG न्यूक्लियोफोरिन एंड क्रॉस लिंक पोली ए RNA इन विवो, यानी क्या कह रहा है कि ये जो MCX67P है ये बाइंड नहीं होता है GTPase के द्वारा, बट ये प्रेजेंट होता है मेन फीचर किसके अंदर, mRNA एक्सपोर्ट में, ठीक है, mRNA एक्सपोर्ट रिसेप्टर्स में। और ये mRNA एक्सपोर्ट रिसेप्टर मतलब दे सेटल बिटवीन न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से जब साइटोप्लाज्म में सेटल होते हैं तो वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इंटरेक्ट करता है किसके साथ, FG न्यूक्लियोपोरिन। ये जब अपन ने बात की थी कि जो मतलब न्यूक्लियर पोर होते हैं वहाँ पर स्पेसिफिक प्रोटीन होती है FG न्यूक्लियोपोरिन, ठीक है। द सेंट्रल डोमेन ऑफ NEX67P हेट्रोडाइमरिज्म विथ MTR2P रेस्पेक्टिव, यानी MEX67P है वो उसकी सब यूनिट क्या होती है, यानी जो उसके सेंटर में एक स्पेसिफिक क्या होता है, हेट्रोडाइमर होता है, उसको क्या कहते हैं, MTR2P कहते हैं, ठीक है। MTR2P इज रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल बाइंडिंग ऑफ NEX67P टू NPC, और इसको MTR2P को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, MEX67P की, बाय फैसिलिटेटिंग द इंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोफोबिक पॉकेट इन द डोमेन विथ FG रिपीट्स,
यानी क्या है, जब Fg रिपीट्स NPC में होंगी, जैसे माने अपन यहाँ पर ये NPC है, इन NPC में यहाँ पर जो प्रोटीन्स है वो है Fg न्यूक्लियोपोरिन। अब Fg न्यूक्लियोपोरिन को ट्रांसफर करने के लिए यानी वहाँ से जाने के लिए MTR2P को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, MEX67P की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट MEX67P एग्जिबिट लो एफिनिटी फॉर RNA, और ये RNA के साथ क्या होता है, लो एफिनिटी शो करता है। देयर इंटरेक्शन विथ द mRNA इज लाइकली टू बी मीडिएटेड बाय अडेप्टर प्रोटीन। ये है डायरेक्ट जो MEX67 है उसके RNA के साथ एफिनिटी क्या होती है, लो होती है, और वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, अडेप्टर प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करके RNA को क्या करवा लेता है, बाइंड करवा लेता है। फिर जैसे ये ट्रांसपोर्ट होगा, MEX67P ट्रांसपोर्ट होगा, उसके साथ साथ कौन ट्रांसपोर्ट हो जाता है, RNA भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस अडेप्टर इज द एसेंशियल HNRNA लाइक प्रोटीन YRALP इन यीस्ट। ये क्या है, अडेप्टर प्रोटीन्स है, YRALP बिलोंग्स टू REF फैमिली ऑफ प्रोटीन्स। यानी REF क्या है, एक अडेप्टर प्रोटीन्स है, और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, REF फैमिली से बिलोंग कर रहा है। YRAFLP इज रिक्वायर्ड फॉर mRNA एक्सपोर्ट इन यीस्ट। यीस्ट की अगर बात करें तो ये क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, कौन, YRALP एंड फैसिलिटेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ MEX67P टू mRNP। यानी मैसेंजर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जिसे उसको यानी MEX67 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, YRALP की, और ये YRALP की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है mRNA को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सेवरल सुटिंग HNRNA लाइक प्रोटीन्स इन यीस्ट इंक्लूडिंग NP13P, NAB2P, HRB1P और HRPLP आर एसेंशियल फॉर यीस्ट mRNA प्रोटीन। कुछ और प्रोटीन्स होती हैं जो mRNA के एक्सपोर्ट करने के लिए क्या होती है, एसेंशियल होती है। दिस कोऑर्डिनेशन सिस्टम इज नोन एज अडेप्टर रिसेप्टर सिस्टम, और इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, अडेप्टर रिसेप्टर सिस्टम। यानी जिसके साथ एक अडेप्टर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, और अडेप्टर के साथ प्रोटीन्स बाइंड हो गया, ठीक है, और वहां पर क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूक्लियस टू साइटोसोल। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स दी गई है जो अभी अपन ने बात की थी। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो इसमें देखो यहाँ पर ये टाइप्स दिए हुए हैं, ये यीस्ट है, ये मैमल्स है। यानी मैमल्स के अंदर और यीस्ट के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैमल्स के अंदर देखें जो और यीस्ट के अंदर देखें, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ यीस्ट, इनके फंक्शंस, इन सभी के क्या है यहाँ पर फंक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले अपन देखें तो एक्सपोर्ट रिसेप्टर्स, सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहा है, एक्सपोर्ट रिसेप्टर्स की बात करें तो एक्सपोर्ट रिसेप्टर्स की बात करें तो MEX67P और MTR2P ये दोनों क्या होते हैं, यीस्ट के अंदर एक्सपोर्ट रिसेप्टर होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रमोट mRNP ट्रांसलोकेशन, यानी प्रमोट करते हैं जो मैसेंजर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, उसके ट्रांस मीडिएटेड इंटरेक्शन बिटवीन mRNA और Fg न्यूक्लियोपोरिन्स, और किन के बीच में इंटरेक्शन करवाता है, mRNA और Fg न्यूक्लियोपोरिन्स के बीच में। इसमें एक और डायग्राम होगा जब अपन प्रोसेस की बात करेंगे। देखो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो ये है MEX67, यहाँ पर ये mRNA ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से ये mRNA बना, यहाँ पर mRNA के ऊपर क्या बाइंड हुआ है, MEX67P, और यहाँ पर ये क्या है, रिसेप्टर्स है MTR2, और ये MTR2 यहाँ पर देखो ये FG न्यूक्लियोपोरिन्स है, इनसे ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर ये देखो इनसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। चलो अपन आ जाते हैं यहाँ पर देखिए दूसरा एक्सपोर्ट अडेप्टर्स, यानी एक्सपोर्ट के लिए रिसेप्टर्स की बात होगी। अब अडेप्टर्स कौन से होंगे, अडेप्टर्स की बात करें तो YRALP या REF फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, NP13P और बाकी बहुत सारे दिए हुए हैं। ये क्या करते हैं, कपल ट्रांसक्रिप्शन
एंड एक्सपोर्ट बाइंड नेसेंट आरएनए, यानी ये उसके साथ बाइंड करवाता है किस एक्सेप्टर यानी एक्सपोर्ट अडेप्टर, यानी एक्सपोर्ट प्रोटीन के साथ क्या होता है, बाइंड करवाता है। THO कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये THO कॉम्प्लेक्स है, THPR1P, ठीक है, ये क्या करवाता है, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन और को ट्रांसक्रिप्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ सब 2P और YRALP। एटीपेज यानी आरएनए हेलिकेज के लिए सब 2P रिक्वायरमेंट होता है, और न्यूक्लियोपोरिन के लिए DBP5P। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, अर्ली mRNP फॉर्मेशन रिलीज mRNP फ्रॉम द NPC। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोपोरिन्स रिक्वायरमेंट होती है, एटीपीज बेस रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक्सपोर्टिंग रिसेप्टर्स, एक्सपोर्टिंग अडेप्टर्स, ये सभी क्या होते हैं, एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं, ये सभी इसके एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट में फैक्टर्स की बात कर ली, ठीक है, अपन ने सिस्टम की बात कर ली, किस तरह से इनके अंदर अडेप्टर सिस्टम होता है। अब इनके किसकी बात करें, अगर स्टेप्स की बात करें, यहाँ पर देखें स्टेप ऑफ एमआरएनए एक्सपोर्ट, यानी एमआरएनए एक्सपोर्ट के क्या क्या स्टेप्स होंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए एंड पैकेजिंग इनटू एमआरएनपी कॉम्प्लेक्स, सबसे पहला प्रोसेसिंग होगा किसका, प्री एमआरएनए एंड पैकेजिंग इनटू एमआरएनपी, यानी सबसे पहले जो एमआरएनए है वो किस में कन्वर्ट होगा, एमआरएनपी में, एमआरएनपी में कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोटीन्स के साथ ये क्या होगा, बाइंड होगा, और किसमें, एमआरएनपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सर्वेलाइंस ऑफ एमआरएनपी, ये क्या करता है, एमआरएनपी का निगरानी करता है, यानी सर्वेलाइंस करता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ एमआरएनपी कॉम्प्लेक्स थ्रू न्यूक्लियर पोर, जब अब एमआरएनपी का क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा, यानी मैसेंजर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, किसके द्वारा, एनपीसी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, एनपीसी के द्वारा। और एमआरएनए आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन, और एमआरएनए को डायरेक्टली रिलीज कहाँ कर दिया जाता है, साइटोप्लाज्म में, किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। और ये साइकिल रिसाइकलिंग चलती रहती है, वापस से प्रोटीन अंदर आती रहती है इम्पोर्टिन के द्वारा, और वापस से ये ऐसे कंप्लीट साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो ये स्टेप है। अब इसकी जो प्रोसेस की बात करें, अभी अपन ने वो मैकेनिज्म भी देखी है, उस प्रोसेस में देखें किस तरह से एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पर देखें तो ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में देखिए तो यहाँ पर ये क्या है, एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पर अपन देखेंगे ये वाला रीजन है न्यूक्लियस, ये वाला रीजन है साइटोप्लाज्म, ये वाला रीजन है साइटोप्लाज्म। यहां पर देखें तो अपने पास यहां पर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, फैक्टर्स हैं, NXT1 और NXF1, ये क्या है, एमआरएनए एक्सपोर्टर, ये क्या है, एमआरएनए एक्सपोर्टर। अब यहां पर एमआरएनए एक्सपोर्टर, यहां पर इसके साथ में बाइंड कौन होगा, एमआरएनए, ये क्या है, एमआरएनए। ये दोनों क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहां पर ये एमआरएनए हो गया, ये क्या हो गया, NXT1, और यहां पर क्या जुड़ गया, NXF1। ये एमआरएनए है, यहाँ पर कैप और वो बना हुआ है। अब ये क्या होता है, इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर एफजी के लिए फैसिलिटेटेड हो जाएगा क्योंकि NXF और NXT है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक यहाँ पर प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, या रिसेप्टर्स होंगे स्पेसिफिक, यहाँ पर DBP5, कौन, DBP5,
यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोटीन है, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा अंदर की तरफ आएगा तो ये जो प्रोटीन्स है ये इसको क्या कर देगी, सेपरेट कर देगी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेलिकेज एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर NEXT अलग हो जाएगा, NEXF अलग हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर ये mRNA, ये क्या हो जाएगा, mRNA। यहाँ पर mRNA के ऊपर कैप लगी हुई है, यहाँ पर टेल लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके द्वारा, DBP5 के द्वारा यहाँ पर क्या हो गया, ये एक्सपोर्ट हो गया, और यहाँ पर ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए। फिर वापस से ये प्रोटीन क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और इस तरह से ये मैकेनिज्म क्या होती रहती है, चलती रहती है। और इस तरह से ही ये क्या होता है, जो मैकेनिज्म है mRNA की एक्सपोर्ट की, वो कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर NEXF की बात, NXF की बात करें तो यहाँ पर यीस्ट के अंदर जो अभी अपन ने बात की थी MEX, यहाँ पर देखो ये वाले, यहाँ पर देखो MEX67P, MTR2P, ये क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, इनके साथ क्या हो जाते हैं, बाइंड होते हैं। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, इस मैकेनिज्म में देखोगे तो यहाँ पर ये पॉइंट है, क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, यहाँ पर ये देखेंगे ये कौन कौन से स्टेप्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर देख लिया अपन ने स्टेप्स, 3 स्टेप देखो। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है mRNA असेंबली, जीन हो गया, यहाँ पर अटैच होता है MEX67, देखो कौन, MEX67, प्रोसेसिंग, स्प्लाइसिंग और ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, स्प्लाइसिंग होगा, फिर RNA की प्रोसेसिंग हो जाएगी, उसके बाद में वहाँ पर अटैच हो जाएगा MEX67, और MEX67 क्या है, यहाँ पर NXF है। ठीक है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट फैक्टर है। यहाँ पर बाद में देखें तो mRNP असेंबली हो गई, यानी यहाँ पर प्रोटीन्स बाइंड हो गई। अब यहाँ पर क्या हो गया, मैच्योर mRNP है। अब जो RNP होती है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होती है, वो इजीली क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जब ट्रांसफर करती है mRNP, जब ट्रांसफर करते हैं तो उन्हें कहते हैं अपन ट्रांसलोकेशन, और ट्रांसलोकेशन के बाद में ये मैच्योर mRNP क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यानी डिसेंबली हो जाता है। यहाँ पर असेंबल हुआ था, यहाँ पर डिसेंबल हुआ था, और डिसेंबल के लिए क्या, DPS5, डिसेंबल के लिए DBP5, यहाँ पर क्या करवाता है, डिसेंबली करवाता है, असेंबली के लिए MEX67, और यहाँ पर ये MEX67 डिसोसिएट हो जाता है, और यहाँ पर mRNA का ट्रांसलेट होता है, और वापस से ये क्या होता है, वापस से इंपोर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 स्टेप्स में क्या होता है, mRNA का ट्रांसपोर्ट होता है। इसकी देख ले, प्रोसेस देख ले तो किस तरह से प्रोसेसिंग होती है। mRNA export required that newly synthesized precursor mRNA undergo several processing steps which include 5' capping and splicing, 3' and cleavage and polyadenylation। यानी क्या होता है, जब mRNA का सिंथेसिस होता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के बाद में वहाँ पर क्या होता है, उसकी कैपिंग बनती है, कैपिंग बनने के बाद में स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग के बाद में क्लीवेज होता है, क्लीवेज यानी कट लगाना, कट लगाने के बाद में पॉलीआइडेनाइलेशन यानी 3' एंड पर टेल का फॉर्मेशन करना। फिर एक कंसिडरेबल नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग न्यूमरस mRNA बाइंडिंग प्रोटीन, बहुत सारे यहाँ पर mRNA बाइंडिंग प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है, न्यूक्लियोपोरिन एंड एटीपेज, RNA हेलिकेज, ये पॉइंट पीछे भी हो गया। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट होते हैं। वन recruited the fully mature mRNP, the MEX67P MTR2P heterodimer promote the export of the whole complex of the cytoplasm through direct interaction with the nucleus। ये भी पॉइंट पीछे हो गया कि यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, MEX67P की और MTR2P की रिक्वायरमेंट होती है। ही used NP15 were proposed to act as terminal step of mRNA export by a binding site of DBP5P and ATPase RNA helicase essential for mRNA export। जैसे ही वो एंटर कर जाता है तो कौन, DBP5P, और क्या करता है, हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है और इनको क्या कर देता है, डिसेंबल कर देता है।
P5 is a shuttling proteins then associate with mRNP during export, और ये जब mRNP एक्सपोर्ट होता है उस टाइम पे ये क्या होता है, एसोसिएट होता है। इट इज प्रपोज्ड दैट स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ DBP5B with the cytoplasmic of the NPC at least stage of translocation contribute to mRNA export directly by trigger the remodeling and release of mRNA particle into the cytoplasm। जो ये DBP5B है वो क्या करवाता है, जैसे ही न्यूक्लियोपोरिन से जो mRNP है वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी अभी अपन ने बात की थी। जैसे ये क्या है NPC, मान लो ये क्या है NPC, यहाँ पर न्यूक्लियस से यहाँ पर साइटोप्लाज्म में कोई mRNA आ रहा है यानी mRNP आ रहा है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है कौन, DBP5P, और ये इसको क्या कर देती है, डिसेंबल कर देती है। ठीक है, द mRNP डिसोसिएटेड इन द साइटोप्लाज्म आर ट्रांसपोर्टेड बैक द न्यूक्लियस बाय द मीन्स सेवरल पाथवे, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो वापस से कहाँ पर न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जो mRNA होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, और जो राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन होती है वो क्या हो जाती है, वापस से न्यूक्लियस में चला जाता है। दिस साइकिल कंटिन्यू फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और ये साइकिल क्या रहती है, लगातार चलती रहती है। जैसे जैसे mRNA का सिंथेसिस होता है, mRNA का सिंथेसिस होने के बाद में कहाँ पर आता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद में वापस से जो प्रोटीन है वो न्यूक्लियस में चली जाती है, और इस तरह से क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ पर अपना जो RNA प्रोसेसिंग का टॉपिक है यानी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का जो टॉपिक है वो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ऑफ mRNA वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इसी यूनिट का एक टॉपिक और बचा हुआ है, RNA की स्टेबिलिटी। RNA स्टेबिलिटी ठीक है, यहाँ पर एक टॉपिक और बचा हुआ है, RNA स्टेबिलिटी। यहाँ पर देखोगे तो देखो यहाँ पर पॉलीमरेज सेकेंड, ये पॉलीमरेज सेकेंड ये क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है, तो यहाँ पर एक्सोसोम्स हैं। एक्सोसोम यानी कोई भी बाहर का जो DNA को क्या कर रहा है, डीनेचर कर रहा है, जो उसको क्या कर रहा है, यानी उसको डैमेज कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर पॉली ए टेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, बाद में ये मैच्योर mRNA आ गया, इसके साथ MEX67 बाइंड हो गया, और यहाँ पर रिसेप्टर्स हो गए, ये MTR2, ये FG हो गया, इनके द्वारा ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पर देखोगे तो FG के अंदर की तरफ जो साइटोसोल वाला होता है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये साइटोसोल है, और यहाँ पर साइटोसोल की तरफ देखोगे तो DBP5 प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पर इनको क्या कर देता है, डिसेंबल कर देता है। यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये प्रोटीन्स यहाँ पर क्या हो गई, सेपरेट हो गई। जो जितनी भी प्रोटीन्स थी, ये देखो REF, YRAL, ये प्रोटीन सारी क्या हो गई, सेपरेट हो गई, वापस से क्या हो जाती है, ये इम्पोर्ट हो जाती है। फिर ये प्रोसेस क्या होती रहती है, रिसाइकल होती रहती है। इस तरह से यहाँ पर क्या होता रहता है, जो DNA का एक्सपोर्ट है, जो RNA का ट्रांसपोर्ट है, वो कंप्लीट होता है। अब जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है उसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं, RNA स्टेबिलिटी। RNA स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, देखो कि जो mRNA है या RNA है वो जब ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन गया, mRNA बन गया। अब mRNA के अंदर क्या होता है, उसके जो एंड होते हैं, जैसे 5' OH 3' OH, वो दोनों एंड क्या होंगे, अगर फ्री रहेंगे तो वहाँ पर एक्सोन्यूक्लियेजेज एक्टिविटी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो एक्सोन्यूक्लियेजेज एंजाइम्स हैं उनको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, उनको ब्रेक कर देंगे, डैमेज कर देंगे, जिसके कारण वो अपने आप को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना मतलब कितना स्टेबल है mRNA। ठीक है, तो स्टेबल में देखेंगे तो अपन जैसे 5' पर क्या ऐड करते हैं, 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप का फॉर्मेशन करवाते हैं, वो उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, बाहर से कोई भी क्या नहीं होता, वहाँ पर 5' क्या बनाता है,
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो वहां पर अपन ने कैप का फॉर्मेशन किया, फिर दूसरा अपन टेल का फॉर्मेशन करते हैं, तो टेल का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर कैप और टेल आरएनए है उसको एक्चुअल में क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। और इसी को अपन पढ़ेंगे यहाँ पर कि स्टेबिलिटी उसको मिलती कैसे है, कैसे वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो द एक्सटेंट to which an RNA molecule retain its structural integrity and resist degradation by RNase and base catalyzed hydrolysis under changing in vivo or in vitro condition। यानी क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ विच आरएनए मॉलिक्यूल रिटेन इट स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड रेजिस्ट, किससे रेजिस्ट, डिग्रेडेशन से, बाई आरएनएज एंजाइम्स के द्वारा, और बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस अंडर चेंजिंग इन विवो, यानी अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, इन विट्रो कंडीशंस के अंदर क्या होगा, आरएनएज एंजाइम के द्वारा और बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस होकर आरएनए की स्टेबिलिटी को क्या किया जा सकता है, डाउन किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, अपने आप को स्टेबल रखता है। एमआरएनए स्टेबिलिटी एंड डिग्रेडेशन आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रेगुलेशन लेवल ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन। पर्टिकुलर प्रोटीन के रेगुलेशन के लिए क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर डीएनए क्या हो गया, जो आरएनए है वो क्या हो गया, अगर डैमेज हो गया, स्टेबिलिटी कम है, वो डीनेचर हो रहा है, बार बार डीनेचर हो रहा है, तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है या प्रोटीन है जो रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी के लिए वो सिंथेसिस से नहीं होगी। इसलिए अपने को किसकी स्टेबिलिटी चाहिए, आरएनए की स्टेबिलिटी होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, स्टेबिलाईजेशन ऑफ एमआरएनए, आरएनए आर मेड इन द न्यूक्लियस, कहाँ पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, बट फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म, यानी बनता कहाँ पर है, न्यूक्लियस में। ये प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन, और उसके द्वारा आरएनए कहाँ पर बनता है, न्यूक्लियस में, और ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। ये भी अपन ने बात कर ली, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए। एज साइटोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियस प्रोटीन्स, और जो साइटोप्लाज्म होता है उसके पास में बहुत सारी न्यूक्लियस प्रोटीन होती है, एंड आरएनएज होता है, जहां पर भी एज लग जाता है एंजाइम्स है, न्यूक्लियस प्रोटीन्स दैट कैन डिग्रेड द प्री एमआरएनए, ये क्या कर सकती है, प्री एमआरएनए को डिग्रेड कर सकती है। देयरफॉर प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए अपने को प्रोसेसिंग करवानी पड़ती है, किसकी, एमआरएनए की, वो रिक्वायरमेंट होती है, एसेंशियल होती है। ठीक है, जिसमें प्रोसेसिंग में अपन बात करें, प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व में 5 प्राइम कैपिंग और 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन। ये अपन देखें तो जब अपन बात किए थे आरएनए प्रोसेसिंग की या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के, वहां पर अपन ने 5 प्राइम कैपिंग डिटेल से पढ़ा हुआ है, 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन टेल भी वहां पर क्या पढ़ा हुआ है, डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, इनकी बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आरएनए की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन इनके बारे में डिटेल से देखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कि स्टेबलाइजेशन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए बनता न्यूक्लियस में है, ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। लेकिन जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत सारे किनसे, न्यूक्लियस प्रोटीन से और आरएनए से क्या होता है, बना होता है। उसके अंदर न्यूक्लियस प्रोटीन होती है, आरएनएज एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स और प्रोटीन्स किसको डिग्रेड कर सकती हैं, एमआरएनए को, प्री एमआरएनए को डिग्रेड कर सकती है, जिसके लिए उसकी क्या की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है। और प्रोसेसिंग में 2 प्रोसेस मेन है, इन्वॉल्व है, 5 प्राइम पर कैपिंग और 3 प्राइम पर पॉलीएडिनाइलेशन। ठीक है, यहां पर देखिए तो 5 प्राइम की क्या होती है, कैपिंग होती है। यहां पर देखोगे तो ये क्या होता है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन क्या होती है, यहाँ पर ऐड होती है। सबसे पहले एंजाइम्स होता है आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, यहाँ पर फिर बाद में यहाँ पर ग्वानाइल ट्रांस और मिथाइल ट्रांसफरेज, यहाँ पर फॉस्फेटेज एंजाइम्स होता है, ट्राइफॉस्फेटेज एंजाइम्स होता है, आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज, और वो यहाँ पर गामा जो फॉस्फेट है उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो ये पूरा 5 प्राइम कैपिंग अपन ने पढ़ा हुआ है, कहाँ पर, प्रीवियस वीडियो में, जब आरएनए की क्या हो रही थी, प्रोसेसिंग।
यहाँ पर 3 प्राइम क्लीवेज और पॉलीएडिनाइलेशन ये भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है 10 से 35 न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर देखोगे तो पॉलीएडिनाइलेशन का ये डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर CSTF CPSF स्पेसिफिक टाइप के क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, वो यहाँ पर रिक्रूट करते हैं और यहाँ पर क्लीवेज करते हैं, और क्लीवेज करने के बाद में CSTF तो निकल जाता है और CPSF यहाँ पर बैठा रहता है। फिर PAP आता है, पॉलीमरेज एंजाइम्स, और वो यहाँ पर क्या होता है पोली ए टेल का फॉर्मेशन करता है। फिर PABP आता है, पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन, और वो यहाँ पर जुड़ा रहता है। तो ये भी अपन ने क्या किया था बात कर ली थी, कंप्लीट ये स्ट्रक्चर्स अपन ने पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर mRNA डिके पाथवे। डिके मतलब mRNA किस तरह से डिके हो रहा है। mRNA डिके पाथवे, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिके पाथवे है वो डी एडिनाइलेशन डिपेंडेंट पाथवे, डी एडिनाइलेशन इंडिपेंडेंट पाथवे। एक में तो क्या हो रहा है डी एडिनाइलेशन हो रहा है, वो डी एडिनाइलेशन पे क्या हो रहा है डिपेंड हो रहा है। दूसरा डी एडिनाइलेशन पे डिपेंड नहीं है। डी एडिनाइलेशन पे जो डिपेंड नहीं है वो एंडोराइबो न्यूक्लियोलाइटिक डिके हो रहा है और नॉनसेंस मीडिएटेड डिके हो रहा है, NMD हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो mRNA डिके पाथवे, डिके मतलब डिजनरेट या जो डिग्रेड हो सकता है वो किस तरह से हो सकता है। जो mRNA है मतलब mRNA की जो स्टेबिलिटी है उसको कौन कौन से जो खतरे हो सकते हैं, ठीक है, रीजन्स कौन कौन से हो सकते हैं कि वो स्टेबिलिटी कम प्रोवाइड करे, जिसके कारण अपन को उसको स्टेबिलिटी के लिए 5 प्राइम कैपिंग और 3 प्राइम पर टेल फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले अपन देखें डी एडिनाइलेशन डिपेंडेंट mRNA डिके, यानी जो डी एडिनाइलेशन हो रहा है किसका डी एडिनाइलेशन पे डिपेंड हो रहा है mRNA का डिके। व्हेन mRNA प्रोसेसिंग इज कंप्लीट, mRNA की क्या हो गई प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, 5 प्राइम कैप भी लग गया, 3 प्राइम टेल भी बन गया। द mRNA bear a 5 प्राइम कैप स्ट्रक्चर एंड 3 प्राइम पोली ए टेल दैट प्रोटेक्ट द मैसेज फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियोलाइटिक डिके। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये 5 प्राइम कैप है और 3 प्राइम टेल है, ये दोनों क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं मैसेज को, यानी मैसेज फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियोलाइटिक डिके के लिए। यानी एक्सोन्यूक्लियोलाइटिक डिके यानी एक्सो, एक तो एक्सो मतलब एंड होंगे। देखो ये mRNA बनेगा, ये क्या बनेगा, ये है mRNA, सॉरी mRNA बाद में बनेगा प्री mRNA, प्री मैच्योर mRNA। अब ये प्री मैच्योर mRNA है, ये क्या हो सकता है डिग्रेड हो सकता है, यानी इसके जो एंड है इन एंड पे कोई भी एक्सोन्यूक्लियस आकर इसको क्या कर सकता है कट कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 5 प्राइम पर कैप लगाते हैं, 3 प्राइम पर टेल लगाते हैं। यहाँ पर कोई भी डी एडिनाइलेशन 5 प्राइम पर कैप लगाते हैं, 3 प्राइम पे टेल लगा। द फर्स्ट स्टेप इन द डिके ऑफ मोस्ट वाइल्ड टाइप mRNA इज सॉर्टिंग ऑफ पोली ए टेल बाय ए डी एडिनाइलेज। यानी जो फर्स्ट स्टेप है डीके का मोस्ट वाइल्ड टाइप mRNA के अंदर देखने को मिलता है इज सॉर्टिंग ऑफ द पोली ए टेल बाय डी एडिनाइलेज। वंस पोली ए sorting is complete, then 5 prime 7 methyl guanosine cap is rapidly removed and the rest of the mRNA is attacked by 5 prime and 3 prime exonuclease। यानी 5 प्राइम जो 5 प्राइम साइट है वहां पर मतलब क्या ऐड कर दिया जाए 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट 7 मिथाइल ग्वानोसिन फॉस्फेट ऐड कर दिया जाए। उसके बाद में वो क्या करता है अटैक करता है किसके ऊपर एक्सोन्यूक्लियस के ऊपर क्या कर देता है अटैक कर देता है। यानी एक्सोन्यूक्लियस को 5 प्राइम साइट पर क्या नहीं होने देता बाइंड ही नहीं होने देता। जब बाइंड ही नहीं होगा तो जो एक्सोन्यूक्लियस है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा और एमआरएनए को डिग्रेड नहीं कर पाएगा। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है डीएडिनाइलेशन डिपेंडेंट प्रोसेस। यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो
यहाँ पर देखो 5 प्राइम पर कैप है, यहाँ पर 3 प्राइम पर टेल है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डी एडिनाइलेशन हो रहा है, यानी जो पोली ए टेल है उसको किसके द्वारा, डी एडिनाइलेज एंजाइम के द्वारा ये क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर ये इसकी क्या हो रही, वापस से डी कैपिंग होगी, यानी डी कैपिंग एंजाइम्स आएगा और ये इसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, और रिमूव करने के बाद में यहाँ पर एक्सो न्यूक्लियोलाइटिक डिके होगा। यहाँ पर देखो ये 5 प्राइम पर एक्सो न्यूक्लियोलाइटिक डिके और यहाँ पर 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियोलाइटिक डिके, यानी जो डी एडिनाइलेज एंजाइम्स है वो इसको क्या करते हैं, पोली ए टेल को रिमूव कर देते हैं। बाद में यहाँ पर जो डी कैपिंग एंजाइम्स है, ये डी कैपिंग एंजाइम्स ये कैप के ऊपर क्या करता है, जुड़ता है और इसको कैप को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ये टेल को रिमूव कर रहा है और यहाँ पर 5 प्राइम पर एक्सोन्यूक्लियोलाइज हो रही है, 3 प्राइम पर भी एक्सोन्यूक्लियोलाइज डिके हो रहा है। दोनों के दोनों 5 प्राइम पर और 3 प्राइम पर दोनों पे क्या आ रहा है, डैमेज आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या की जाती है, कैप का फॉर्मेशन किया जाता है। अगर यहाँ पर डीएडिनाइलेशन हो गया तो डीएडिनाइलेशन के द्वारा क्या होगा, आरएनए है वो क्या होगा, यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियोलाइटिक डिके होगा, यानी डैमेज हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है, डी एडिनाइलेशन हो रहा है, यानी डी एडिनाइलेशन के ऊपर डिपेंड है, डी एडिनाइलेशन डिपेंडेंट एमआरएनए, यानी डी एडिनाइलेशन के ऊपर डिपेंड है एमआरएनए और वो क्या कर रहा है, उसको डीके कर रहा है, एमआरएनए को क्या कर रहा है, डीके। यहाँ पर अपन डीके तो देख रहे हैं कि किस तरह से डिग्रेड हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर देख लिया अपन ने कि जो डी एडिनाइलेशन एंजाइम्स है, डी एडिनाइलेशन यहाँ पर पोली ए टेल को डैमेज कर रहा है और डी कैपिंग एंजाइम्स किसको, 7 मिथाइल कैप को क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। और दोनों की तरफ क्या ऐड हो गए, 3 प्राइम एक्सो और यहाँ पर 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियोलाइजेज हैं वो यहाँ पर ऐड हो रहे हैं और ऐड होने के बाद में इसको आरएनए को क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, डिके कर रहे हैं। दूसरा एंडो राइबोन्यूक्लियोलाइटिक डिके, देयर आर ए फ्यू मैसेंजर आरएनए दैट डिग्रेड बाय ए माइनर पाथवे नोन एज एंडो राइबोन्यूक्लियोटिक डिके। कुछ मैसेंजर आरएनए होते हैं वो डिग्रेड करते हैं माइनर पाथवे को, यानी कुछ मैसेंजर आरएनए भी क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। तो एंडोराइबोन्यूक्लियोलाइटिक डिके, एंडोराइबोन्यूक्लियस एंजाइम्स रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस एलिमेंट विद इन द ट्रांसक्रिप्ट एंड क्लीव द एमआरएनए इंटीग्रेट, यानी जो ये एंजाइम्स होते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करने के बाद में जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो उसको क्या कर देते हैं, क्लीवेज कर देते हैं, यानी कट लगा देते हैं आरएनए के बीच में से। और आरएनए के बीच में से कट लग गया तो दोनों एंड पर जो एक्सोन्यूक्लियोलाइज एक्टिविटी हो सकती है, दोनों एंड पर एक्सोन्यूक्लियोलाइज एंजाइम आएंगे और वहां पर क्या करेंगे, कट उसको डैमेज कर देंगे, यानी डिके कर देंगे। द क्लीवेज इवेंट जनरेट फ्री 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड दैट आर इजिली accessible to exonuclease and the produce of cleavage reaction therefore rapidly degrade। वही मैंने कहा कि जैसे ही एंडोराइबोन्यूक्लियस क्या करेगा, यहाँ पर देखो इसके अंदर प्रोसेस के अंदर देखिए तो ये क्या है, एमआरएनए, और एमआरएनए के अंदर यहाँ पर कौन आया, एंडोन्यूक्लियस, कौन आया, एंडोन्यूक्लियस। और ये एंडोन्यूक्लियस ने यहाँ पर क्या कर दिया, कट लगा दिया, एंडोन्यूक्लियस ने यहाँ पर क्या कर दिया, कट लगा दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद में यहाँ पर 3 प्राइम 5 प्राइम एंड है, यहाँ पर 3 3 5, ठीक है, 5 और 3। अब यहाँ पर ये दोनों एंड क्या हो गए, फ्री हो गए। यहाँ पर कौन, एक्सोन्यूक्लियस क्या होगी, अब एक्टिविटी होगी और एक्सोन्यूक्लियस इसको क्या कर देंगे, डिग्रेड। इन कॉन्ट्रैक्ट स्टेबलाइजर प्रोटीन में भी ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, आरएनए है, ये पोली ए टेल है। यहाँ पर देखो स्पेसिफिक साइट है जहाँ पर एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट है। इसके अंदर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर साइट को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद में यहाँ पर क्या कर देगा, कट कर देगा। कट करने के बाद में देखो यहाँ पर कट हो गया। कट लगने के बाद में जो एमआरएनए के ये एक्सोन्यूक्लियस है, यहाँ पर भी एक्सोन्यूक्लियस, ये दोनों एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या कर देगी, जो आरएनए उसको डिके कर देगी। तो इससे भी क्या होता है, आरएनए डिके होता है। इंटरेस्टिंगली सेवरल एमआरएनए दैट आर डिग्रेडेड बाय
nucleolytic decay also interact with stabilizer protein to block access the endonuclease and cleavage site. एग्जाम्पल्स दे रखा है यहाँ पर जीनोपस, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और ये इनहिबिटेड बाय बाइंडिंग, ये कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। तो नॉर्मली अपन ने देखा कि किस तरह से जो एडिनाइलेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात कम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लास्ट है इसके अंदर नॉन सेंस मीडिएटेड, ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द ट्रांसलेशन एंड RNA टर्नओवर इज आल्सो शो नॉन सेंस मीडिएटेड डिके। ये जो डिके होता है वो कौन सा होता है, NMD, विच एंश्योर दैट mRNA कंटेनिंग प्रीमैच्योर स्टॉप कोडॉन डिग्रेड। यहाँ पर देखो इसका डायग्राम देख लेते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पर क्या है, mRNA है, यहाँ पर क्या है, mRNA 5 प्राइम 3 प्राइम पर UTR रीजन है। अब यहाँ पर स्टॉप कोडॉन है, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप कोडॉन से स्टॉप जो अमाइनो एसिड्स है वो उसका क्या होगा, सिंथेसिस होगा। अब यहाँ पर ORF है। अब इसमें क्या हो जाए कि पहले ही मतलब वो हो जाए, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पहले ही स्टॉप कोडॉन आ गया। अब पहले ही स्टॉप कोडॉन आएगा तो यहाँ पर mRNA का जो प्रोटीन बनेगी वो क्या बनेगी, शॉर्ट प्रोटीन बनेगी। क्या बनेगी, शॉर्ट प्रोटीन बनेगी। और RNA की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पहले इतना बड़ा RNA था, अब इतना ही क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो ये था क्या, NMD, ठीक है। तो यहाँ पर प्री मैच्योर स्टॉप कोडॉन कैन टारगेट एंड ट्रांसक्रिप्ट फॉर रैपिड एंड डीएडिनाइलेशन इंडिपेंडेंट डिके। यहाँ पर कोई भी एडिनाइलेशन डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिके क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इसी के साथ ही अपना जो ये यूनिट है कौन सी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की जो ये यूनिट है वो भी यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट में अपन देखेंगे किसके बारे में, जो ट्रांसलेशन किस तरह से होता है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेशन मशीनरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, ओके।